देखो हमारा टॉपिक जो चल रहा था दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक डिस्कस किए थे। लास्ट में जो हमने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था दैट was proposed by कार्ल वूज, और इसके अंदर आपको 3 बातें जरूर याद रखनी है। पहली बात कि इस ग्रुप के अंदर जो कार्ल वूज साहब थे उन्होंने जो किंगडम मोनेरा था उसको 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था, आर्की बैक्टीरिया which was the most ancient and eubacteria, they are the true bacteria, and he also proposed the 3 domains of life which arises from a common ancestor that is प्रोजीनोड, जिसमें हमने आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया की बात करी थी। ठीक। एंड एक क्वेश्चन जो यहाँ पे कई बार नीट में पूछा गया है कि द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन, तो द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन 16s राइबोसोमल आरएनए जीन्स। ये जरूर याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। ठीक। अब यहाँ पे हम बेसिकली किसकी बात कर रहे थे? किंगडम मोनेरा की। ठीक। जो हमने स्टार्ट किया था एक एक को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया किंगडम मोनेरा। ठीक। सबसे पहली बात की ये क्या थी कि it includes all the prokaryotic organisms. All the prokaryotic organisms get accommodated in kingdom Monera. ये ग्रुप केवल और केवल किसका था? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का। तो इसको हम बैक्टीरियल ग्रुप भी कहते हैं। सारे बैक्टीरिया यहीं पर एकोमोडेटेड हैं, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया है इसमें आपने सेल चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में जितनी भी बातें पढ़ी थी वो सारी बातें यहाँ फिर से रिकॉल करनी है हमें। जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस किया था तो हमने सबसे पहले उनके सेल इन्वेलप को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे बाहर हमें ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिला था। ग्लाइकोकैलिक्स के मतलब 2 फॉर्म्स हमने आपको डिस्कस किया था, एक स्लाइम लेयर और एक कैप्सूल। स्लाइम लेयर को हमने बोला था कि इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम डेफिकेशन एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, एंड कैप्सूल को हमने बोला था कि इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। ठीक, ये ग्लाइकोकैलिक्स। फिर बैक्टीरियल सेल वॉल यूनिक है, इसमें नॉन सेलुलोजिक है ये, एंड कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन। 2 फॉर्म हमने डिस्कस किया था, नैम और नैग। एक ही स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल के सिमिलर है, वो स्ट्रक्चर है इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। इसके अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था 70s राइबोसोम, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, एंड दैट डीएनए इज नॉट पैक्ड विद हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने बात करी थी न्यूक्लियोइड की या इंसिपिएंट न्यूक्लियस की। यहाँ इंसिपिएंट न्यूक्लियस में खास क्या है कि यहाँ पे एब्सेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की और न्यूक्लियोलस की। ये सारी बातें हमने यहाँ पे पहले डिस्कस करी थी। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड 2 स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे। मीजोजोम, क्वेश्चन पूछा गया है आपके यहाँ नीट में कि मीजोजोम इज एनालॉगस टू, तो हम आंसर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें मीजोजोम इज एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन, इट contains various respiratory enzymes also, and next जो structure है that is chromatophore which is analogous to chloroplast. Chromatophores are associated with bacterial photosynthesis. ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। एक स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था दैट इज पॉलीसोम। पॉलीसोम के अंदर हमने बताया था mRNA and mRNA associated with several ribosomes की हमने बात करी थी, तो वो हो गया था हमारे पास पॉलीसोम। क्लियर, बात समझ में आ गई? यहाँ इस प्रोकैरियोटिक
सेल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने कुछ इंक्लूजन बॉडीज की बात करी थी, और इंक्लूजन बॉडीज के अंदर हमने आपको याद कराया था पीसीजी, पीसीजी फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स की हमने बात करी थी। गैस वैक्यूल्स के अंदर आपने देखा था कि ये गैस वैक्यूल्स ही हैं जो बैक्टीरियल सेल के अंदर बायोवेंसी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? ये सारी बातें हमने आपको लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करी थी। अब देखो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे मेनली बैक्टीरियल बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस को। ठीक, बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे थे। इस बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस के अंदर आपने देखा हमें दो मेन लाइफ प्रोसेसेस को यहाँ पे डिस्कस करना है। पहला जो मेन प्रोसेस हमने डिस्कस किया था वो किया था इनका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, अब इसके अंदर एग्जाम्पल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन है वो दोनों मोड है, एरोबिक भी है और एनएरोबिक भी है। एनएरोबिक एंड एरोबिक बोथ। तो अब सभी को ये पता है एरोबिक का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मैंडेटरी एंड एनएरोबिक मींस दे कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ O2। यहाँ पे जो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बेटा पूछा गया था वो ये आपको याद रखना है। इसके दो फॉर्म हैं। एक हम बात करते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स की। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या है कि दे आर स्ट्रिक्टली एरोबिक, दे आर स्ट्रिक्टली एरोबिक एंड कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ O2। और जब भी हम ऑब्लिगेट एरोब्स की बात करते हैं हम एग्जाम्पल याद रखते हैं बैसिलस सबटाइलिस का। क्लियर है? बैसिलस सबटाइलिस, ये क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। फिर ऑब्लिगेट एनएरोब्स, ऑब्लिगेट एनएरोब्स मींस क्या है कि दे आर स्ट्रिक्टली एनएरोबिक, कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन ओनली एनएरोबिकली और इन एब्सेंस ऑफ O2। और यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का एग्जाम्पल हमने याद किया था। ये थे ऑब्लिगेट एरोब्स एंड ऑब्लिगेट एनएरोब्स। ठीक, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फैकल्टेटिव एरोब्स। ठीक, फैकल्टेटिव एरोब्स को याद रखने के लिए मैंने बोला था कि इस फैकल्टेटिव का आपको याद रखना है क्या, उल्टेटिव। उल्टेटिव के का मतलब क्या है, यहाँ पे उल्टा होगा। अगर ये फैकल्टेटिव एरोब्स हैं तो बेसिकली ये क्या है, फैकल्टेटिव एरोब्स हैं, यानी ये बेसिकली क्या है, एनएरोबिक हैं, एनएरोबिक फॉर्म्स हैं, but can survive in presence of O2, but can survive in presence of O2। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपको याद रखना है क्लोरोबियम, क्लोरोबियम, क्लोरोबियम ये। ठीक, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्लोरोबियम क्या है, तो ये है फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एनएरोब्स। अब देखो, अब आप खुद बताओ कि ये फैकल्टेटिव एनएरोब्स बेसिकली क्या है। फैकल्टेटिव एनएरोब्स का मतलब मैंने आपको बोला ये उल्टा हो जाएंगे, यानी एनएरोब्स का मतलब बेसिकली ये क्या है, एरोबिक फॉर्म्स। क्या है बेटा, एरोबिक फॉर्म्स हैं। इसका मतलब क्या है, फैकल्टेटिव एनएरोब्स का मतलब क्या है कि दे कैन रेस्पायर एनएरोबिकली ऑल्सो, दे कैन रेस्पायर एनएरोबिकली ऑल्सो। ठीक, एंड इसके एग्जाम्पल के अंदर हमने याद किया था स्यूडोमोनास को, स्यूडोमोनास को बेटा। क्लियर? यहां तक सभी को याद हो गया बेटा? बोलो।
ये बातें एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए थी। रेस्पिरेशन में आप जानते हो कंबशन ऑफ फूड है, एंड यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए जो सेल ऑर्गेनील रिस्पॉन्सिबल है दैट इज मीजोजोम। एंड एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मेनली एसोसिएटेड विद, तो ऑप्शन मिलता है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक, अगर मीजोजोम है तो मीजोजोम टिक करेंगे, और अगर मीजोजोम नहीं है तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी टिक कर सकते हैं। क्लियर है ये सारी बातें। अब रेस्पिरेशन के बाद हम इनके न्यूट्रिशन को डिस्कस किए थे। न्यूट्रिशन का मतलब यहां पर आप देख रहे हो कि ये सबसे ज्यादा वेरिएशन यहां इस न्यूट्रिशन में देखने को मिलेगा। मोनेरा के अंदर इतनी ज्यादा वेरिएशन और किसी किंगडम में न्यूट्रिशन को लेकर के नहीं है। इसीलिए नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इन विच किंगडम देयर इज अ मोस्ट डाइवर्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे हम ऑप्शन टिक करते हैं मोनेरा या बैक्टीरिया के लिए। तो यहाँ पे हम कहते हैं न्यूट्रिशन इनका मोस्ट डाइवर्स है, और मोस्ट डाइवर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हैं। ठीक, अब देखो एक छोटी सी बात जो आपको डिस्कस करनी है। जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो फोटोसिंथेसिस में हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहला प्रोसेस, जब आपने क्लोरोप्लास्ट का वो पूरा डायग्राम देखा था, तो उसमें हमने आपको दो पार्ट बताए थे, एक ग्रेनम और एक स्ट्रोमा। उसमें हमने बोला था कि ग्रेनम इज एसोसिएटेड विद लाइट फेज ऑफ रिएक्शन, एंड लाइट रिएक्शन की यूटिलिटी क्या थी बेटा, कि यहां से इस लाइट रिएक्शन से हमें मिलता था NADH2 एंड ATP, जो इसकी रिक्वायरमेंट डार्क रिएक्शन के अंदर होती है ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। ठीक, तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। जब हम बात करते हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की, तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी हम बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं वाटर इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाटर इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ वाटर इलेक्ट्रॉन का सोर्स नहीं है। जब हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने पढ़ा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन लिबरेट हो जाता है सीधे एटमॉस्फेयर में, और यहाँ से प्रोटॉन्स की जो जो प्रोटॉन रिलीज होते हैं उनकी यूटिलिटी क्या है कि ये NADH2 के सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब बेटा यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो है, जब भी बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होगी यहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी किसकी, NADH2 और ATP की, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के सोर्स बदल जाएंगे। यहाँ पर सोर्स बदल जाएंगे। जो हाइड्रोजन रिलीज होगा, जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो वाटर से नहीं होगा, वो कहां से होगा, दूसरे सोर्सेस से होगा, जैसे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड से होगा। इसमें हमने कल डिस्कस किया था H2S या Na2H2O3। यहाँ से जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दूसरे अदर देन वाटर, वहां से रिलीज होंगे। इसीलिए बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस से कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं बेटा, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होता है। इस फोटोसिंथेसिस में कभी भी ऑक्सीजन नहीं लिबरेट होगा, इसलिए
यहाँ पर हम एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है जो नॉर्मली आप फोटोसिंथेसिस के लिए पढ़ते हो, ये क्लोरोफिल यहाँ पर एब्सेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल क्लोरोफिल। बैक्टीरियल क्लोरोफिल जिनकी दो फॉर्म्स हम यहाँ पे कल डिस्कस किए थे। एक हमने डिस्कस किया था बैक्टीरियो परप्यूरिन को, और दूसरा डिस्कस किया था बैक्टीरियोविरिडिन को। बैक्टीरियोविरिडिन को क्लियर है? इतनी बातें सभी को क्लियर हैं। अब इनका नॉर्मल अगर हम रिएक्शंस देखें कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में क्या रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो सभी को याद है, CO2 और यहाँ पर वाटर ना यूज करके H2S या एनी अदर कंपाउंड, या हम कह सकते हैं एनी अदर कंपाउंड एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर है? अब इनको भी सोलर एनर्जी चाहिए। अगर ये फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं, इफ दे आर कीमो ऑटोट्रॉफिक देन दे डू नॉट रिक्वायर सोलर एनर्जी एंड सर्टेन एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, एंड इससे बना क्या, शुगर और वाटर रिलीज होगा। क्लियर है? ये नॉर्मल बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जो आप देख रहे हो। क्लियर? अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं, इनके न्यूट्रिशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखो बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर हमने डिस्कस किया था फोटोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया को। फोटोलिथोट्रॉफिक एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया को डिस्कस किया था। अब देखो, ये जो फोटोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इसके अंदर हमने दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एक हम कहते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एंड दूसरा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसमें वैसे तीन बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, इनके पिगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करते हैं, यहां पर जो पिगमेंट होगा वो होगा बैक्टीरियो परप्यूरिन। बैक्टीरियो परप्यूरिन बेटा, बैक्टीरियो परप्यूरिन ये पिगमेंट है। जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है, वैसे ही पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट है दैट इज बैक्टीरियो परप्यूरिन, एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोविरिडिन की बात करते हैं। बैक्टीरियोविरिडिन की बात करते हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जब भी हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के पिगमेंट बैक्टीरियो परप्यूरिन की बात करेंगे, यहां पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन कौन होगा? तो यहां पर इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स होंगे। इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स यहाँ बैक्टीरियो परप्यूरिन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में आप देखोगे क्या कि यहाँ पर Na2S2O3 की बात करते हैं, ठीक, इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स की। और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं H2S को, ठीक। अब जो
इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के सोर्स हैं बेटा। देखो, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनका एग्जाम्पल। पिगमेंट के अलावा हम इनके एग्जाम्पल को डिस्कस करते थे। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर आपको याद रखना है थायोस्पाइरिलम। थायोस्पाइरिलम। अब डायरेक्ट अगर कोई पूछे कि थायोस्पाइरिलम के अंदर जो पिगमेंट है वो क्या है, तो बैक्टीरियोपर्प्यूरिन। बैक्टीरियोपर्प्यूरिन। और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरोबियम। 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 क्लियर। और इनके अंदर पिगमेंट है बैक्टीरियोविरिडिन। दे यूज H2S as electron and hydrogen source। they use H2S as electron and hydrogen source। ये थे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर। फोटोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिसमें हमने पिगमेंट्स, इनके एग्जांपल्स और सोर्स ये सारा डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर, फोटो ऑर्गेनो फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्लियर है। इस फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर हम डिस्कस करते हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, ये दो हैं। अब देखो इनके पिगमेंट पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो याद रखना। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया के जो पिगमेंट हैं वो कौन से हैं। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर हम पिगमेंट देखते हैं बैक्टीरियोपर्प्यूरिन। बैक्टीरियोपर्प्यूरिन। और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियोविरिडिन। 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 अब देखो ये दोनों ही, ठीक, ये है ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ये बेसिकली दोनों ही क्या यूज करते हैं, नॉन सल्फर एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे यूज नॉन सल्फर एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉन सल्फर एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉन सल्फर एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस लिए, एज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन डोनर। क्लियर यहां तक। अब देखो इस पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर, इस पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर बेटा हमने जो एग्जाम्पल याद किया है वो है रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम। और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर जो आपको याद रखना है वो है क्लोरोनीमा। क्लोरोनीमा, ये याद रखना है क्लोरोनीमा को। क्लियर। ये थे हमने फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को डिस्कस किया। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अलावा जो हम पढ़ते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को। ये फोटो ऑटोट्रॉफिक समझ में आया सभी को, जल्दी बोलो। एक बार फिर से देख लो। ये हमने पढ़ा था फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिसमें हमने डिस्कस किया फोटोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सबसे पहले हमने फोटोलिथोट्रॉफिक के अंदर आपको बताया कि यहां होगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया।
पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर पिगमेंट है बैक्टीरियोपर्प्यूरिन एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर पिगमेंट है बैक्टीरियोविरिडिन। यहाँ पर ये जो यूज करेंगे इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स, और इनके एग्जांपल्स में आपने याद किया था थायोस्पाइरिलम एंड क्लोरोबियम। क्लोरोबियम एंड थायोस्पाइरिलम। थायोस्पाइरिलम ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्लोरोबियम ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। फिर हमने डिस्कस किया था फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर खास क्या है कि दे यूज नॉन सल्फर एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन डोनर। यहाँ पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर पिगमेंट बैक्टीरियोपर्प्यूरिन एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर पिगमेंट बैक्टीरियोविरिडिन को हमने डिस्कस किया। एग्जाम्पल पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया का हमने याद किया रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम, एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया के लिए याद किया क्लोरोनीमा। आई होप अब सबको याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। बेटा यहाँ पे खास बात क्या है? खास ये है कि ये कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? ये फोटो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, तो इट मींस दे डू नॉट यूटिलाइज लाइट एज एनर्जी सोर्स। अब यहाँ पे लाइट की इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा, ये लाइट को यूज नहीं करेंगे, तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे ऑक्सीडाइज किसको? सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया या फिर नाइट्रेट्स, अमोनिया या फिर नाइट्रेट्स को यूज करेंगे, या अलग फॉर्म्स फेरस आयंस को यूज कर सकते हैं। अलग अलग हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स को देखना होगा। मैं आपको एग्जाम्पल्स याद कराता हूं। अगर हम देखें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को, ये हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं बेटा। अगर हम देखें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमें याद रखना है, इसमें 2 स्टेप है। इस स्टेप 1 में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे अमोनिया, ये कन्वर्जन है NO2 के अंदर, और इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, क्लियर? एंड इस स्टेप 2 जिसमें NO2 कन्वर्ट होगा NO3 के अंदर, ठीक? और यहाँ पे जो इनका एग्जाम्पल है वो है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस, ये याद किया, ठीक? ये है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अगर हम बात करें आयरन बैक्टीरिया की, आयरन बैक्टीरिया की, आयरन बैक्टीरिया की, तो ये Fe+2 को ऑक्सीडाइज करेंगे Fe+3 के अंदर, और एग्जाम्पल है इनका फेरोबैसिलस या लैप्टोथ्रिक्स। फेरोबैसिलस या लैप्टोथ्रिक्स की बात करेंगे, फेरोबैसिलस या लैप्टोथ्रिक्स, क्लियर? फिर अगर हम बात करें हाइड्रोजन बैक्टीरिया की, हाइड्रोजन बैक्टीरिया की, तो यहाँ पर H2 ऑक्सीडाइज होगा किसमें? वाटर में, और एग्जाम्पल है हाइड्रोजीनोमोनास, हाइड्रोजीनोमोनास। फिर हाइड्रोजन बैक्टीरिया के बाद
सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, यहाँ पे देखो ये H2S है, ये सोर्स होगा, और एग्जाम्पल याद रखना बेजीटियोटा। ठीक, एंड थायोबैसिलस, ये इनके एग्जाम्पल होंगे बेटा। तो हमने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर डिस्कस किया फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक में हमने बोला कि दे डू नॉट यूटिलाइज सोलर एनर्जी एज सोर्स और एज एनर्जी सोर्स, दे यूज केमिकल्स। बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके वहां से एनर्जी को का इंटेक करेंगे। ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बाद आप देखते हो कि मोस्टली बैक्टीरिया जो होंगे, ये भी एक क्वेश्चन बना है कि मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो हेटेरोट्रॉफिक हैं। मोस्टली बैक्टीरिया जो हैं वो हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब हमें बचपन से पता है कि दोज who depend on others for their food, they do not synthesize their own food। अब इसके अंदर तीन फॉर्म्स जो हमने डिस्कस किया था वो क्या है बेटा, या तो ये सैप्रोफाइटिक होंगे, सैप्रोफाइटिक, ठीक, या किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होंगे, जिसमें आपने देखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले को, और या फिर इनका पैरासाइटिक फॉर्म होगा, पैरासाइटिक फॉर्म होगा। ठीक, अब सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया का मतलब दोज बैक्टीरिया विच डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गया, ब्रेड हो गया, या अदर कोई एनिमल या प्लांट प्रोडक्ट है, उस पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे सिक्रीट सर्टेन एंजाइम्स। ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, उनपे कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, जिससे उनका जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है बेटा, वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर फॉर्म्स में, और फिर वो उनका एसिमिलेशन कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, यहां पर एसोसिएशन होगा। जैसे एग्जाम्पल के उसमें हमने राइजोबियम को डिस्कस किया था, राइजोबियम लेगुमिनिसोरम। ठीक, राइजोबियम लेग्यूमिनो सेरम को डिस्कस किया था। ये वो बैक्टीरिया हैं जो बेसिकली किसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। अब आप सभी को पता है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होंगे, दे रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, तो इसलिए ये एसोसिएशन रखते हैं राइजोबियम के साथ। राइजोबियम बदले में इनको क्या देता है, नाइट्रोजन, और लेग्यूमिनस प्लांट से क्या मिलता है, उनको फूड और शेल्टर मिलता है। ठीक, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। पैरासिटिक फॉर्म में आप जानते हो दो होते हैं, एक पैरासाइट और दूसरा होता है इनका होस्ट। होस्ट पैरासाइटिक रिलेशनशिप आपको पता ही है कि एक को नुकसान होगा और एक को फायदा होगा। पैरासाइट को हमेशा फायदा, होस्ट को नुकसान हो सकता है। अब ये जो पैरासिटिक फॉर्म है, इसके दो फॉर्म्स होते हैं। ठीक, पैरासिटिक फॉर्म्स के दो फॉर्म हो सकते हैं। ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, जो डिजीज कॉज करें, जो डिजीज कॉज करें। ठीक, कोई बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म पे आया, वहां से न्यूट्रिशनल इंटेक तो कर ही रहा है, साथ में उनको डिजीज भी दे रहा है, तो वो हो जाएंगे पैथोजेनिक।
दूसरे टाइप के बैक्टीरिया हैं जो न्यूट्रिशनल इनटेक तो कर रहे हैं लेकिन कोई डिजीज नहीं कॉज कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो इनको हम कहेंगे कि ये होंगे नॉन पैथोजेनिक। ये क्या हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएंगे नॉन पैथोजेनिक, यानी ये कोई डिजीज नहीं कॉज करेंगे। ये पैरासाइटिक तो हैं, वहां से न्यूट्रिशनल इनटेक तो करेंगे लेकिन कोई डिजीज नहीं कॉज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो।